हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 10 के लिए एक नई वीडियो के साथ आज हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे बीजांड की संरचना। कभी कभी एग्ज़ाम में इसका केवल डायग्राम ही पूछ लेता है एग्जामिनर। इम्पोर्टेंट डायग्राम है, कम से कम डायग्राम तो पक्का कर ही लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो डायग्राम है आप पक्का करेंगे और ये जो डायग्राम है पेपर में आने की पूरी संभावना है। 2 नंबर का डायग्राम पेपर में आता है, केवल डायग्राम। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि एक बीजांड की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें केवल इसका डायग्राम बनाना है और वर्णन नहीं करना। लेकिन फिर भी मैं आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि इसकी जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार से होती है। देखिए, प्रत्येक जो बीजांड होता है वो बीजांडासन से एक पतले व्रंत के द्वारा जुड़ा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, बीजांड व्रंत बोलते हैं। और वो स्थान जहाँ बीजांड व्रंत से जुड़ा हुआ होता है उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं नाभिका या हाइलम। जहाँ बीजांड व्रंत से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, नाभिका या हाइलम। तो जो बीजांड है, जो प्रत्येक बीजांड है, बीजांड के जो अंदर का भाग है, जो बीजांड के जो अंदर का भाग है वो अधिकांश भाग जो है वो मृदुतक कोशिकाओं का बना हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजांडकाय बोलते हैं। जो बीजांडकाय का जो अंदर का जो अधिकांश भाग है वो काहे का बना हुआ होता है, वो बना होता है मर्दूतक कोशिकाओं का, पेरेन्काइमेटस सेल्स का। और जो बीजांड, वो उस भाग को हम क्या बोलते हैं, बीजांडकाय बोलते हैं। जो बीजांड होता है वो एक आवरण वाला भी हो सकता है और 2 आवरण वाला भी हो सकता है। जो एक आवरण वाला बीजांड है उसे एक आवरण वाला बीजांड बोलते हैं, और यानी और जो 2 आवरण वाला बीजांड है उसे द्विअध्यावरणीय बीजांड बोलते हैं। तो उसमें जो आवरण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक बाहर एक अंदर। जो बाहर वाला आवरण है उसे बह्यअध्यावरण बोलते हैं और जो अंदर वाला आवरण होता है उसे क्या बोलते हैं, अंतः अध्यावरण। एक आवरण वाले बीजांड को एक अध्यावरणीय बीजांड और 2 आवरण वाले बीजांड को द्विअध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। ये इसमें 2 आवरण होंगे, एक बाहर की साइड एक अंदर की साइड। जो बाहर वाला आवरण है उसे बह्यअध्यावरण बोलते हैं और जो अंदर वाला आवरण है उसे अंतः क्या बोलते हैं, अध्यावरण बोलते हैं। उसके बीच में जो बीजांडकाय में क्या होता है, जहाँ से आवरण निकलते हैं, बीजांडकाय में जहाँ से आवरण निकलते हैं उस भाग को बोलते हैं निभाग। और कुछ इसमें क्या होता है, एक जगह से जो है आवरण अपूर्ण रहते हैं, यानी कि जो इसमें जो निभाग है, निभाग की ओर क्या हो, इसमें निभाग तो जो आधार भाग है वहाँ से तो आवरण अपूर्ण रहेंगे, तो क्या होगा, निकलेंगे। और जो लास्ट में जहाँ में आवरण अपूर्ण होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, वहाँ एक छोटा सा छिद्र बन जाता है और उसे बोलते हैं बीजांड द्वार। तो उसके बाद जो हमारा बीजांडकाय है, बीजांडकाय के बीच में एक थैली जैसी संरचना होती है। एक क्या होती है, थैली जैसी संरचना होती है, उसे बोलते हैं भ्रूणकोश। उस थैली जैसी संरचना को क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश बोलते हैं। इसके मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और इसमें निभाग की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं। निभाग की ओर क्या होती हैं, 3 कोशिकाएं होते हैं। इन तीनों कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं। उसके साथ साथ जो बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार की ओर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये भी 3 कोशिकाएं होती हैं। इनमें जो बीच की कोशिकाएं होती है उसे बोलते हैं अंडकोशिका। और जो बराबर में जो दाएं बाएं इसके दोनों ओर एक कोशिका स्थित होती है, उस दोनों ओर की जो कोशिकाएं होती हैं, एक इधर, उसे बोलते हैं क्या, सहायक कोशिका। तो जो हमारी तीनों कोशिकाएं हैं, तीनों को अलग अलग नाम ना दे करके, यानी कि जो बीच वाली कोशिका है अंडकोशिका और जो दाएं बाएं की कोशिका है वो क्या है, हमारी सहायक कोशिका। तो तीनों कोशिकाओं को कंबाइंड रूप से, तीनों कोशिकाओं को सामूहिक रूप से हम क्या बोल देते हैं, अंड समुच्चय कह देते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे जो बीजांड है, बीजांड की आंतरिक संरचना के बारे में मैंने बताया। अब बात करेंगे किसके बारे में, परिवार नियोजन व इसकी आवश्यकता। देखिए, परिवार नियोजन क्या है, सबसे पहले में इसके बारे में मालूम होना जरूरी है कि परिवार नियोजन है क्या। देखिए, बच्चों को सीमित करना, यानी कि परिवार को खुशहाल रखने के लिए, परिवार को सुखी रखने के लिए, परिवार को जो नियोजित करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, परिवार नियोजन कहलाती है। इसकी आवश्यकता देखिए, जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ उससे हमारी जो कृषि की जो उत्पादन क्षमता थी वो बहुत कम थी। आज हमारे देश की जो आबादी है लगभग 135 करोड़ है और फिर भी जो है अन्न का उत्पादन उसी मात्रा में हो रहा है ताकि सबको जो है पर्याप्त मात्रा में अनाज मिल सके। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में हमारी जो कृषि है उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो नहीं बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें परिवार को नियोजित करने की आवश्यकता है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और सभी को भोजन मिल सके। तो इसके लिए जो परिवार नियोजन है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो जो परिवार नियोजन है वो सभी को अपनाना चाहिए ताकि सभी को जो है अन्न मिल सके। उसके बाद परिवार नियोजन, उसके परिवार नियोजन के कार्यक्रमों में कुछ कठिनाइयाँ भी हैं।
बहुत सारी कठिनाई है। परिवार जिस हिसाब से परिवार, वैसे तो परिवार जो नियोजन है उसे राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया है कार्यक्रम है, लेकिन जिस हिसाब से चलाया गया उस हिसाब से उससे हमें क्या हो रहा है, उतना लाभ नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए था। तो इसमें बहुत सारी कमियां हैं। इसकी सबसे पहली जो कमी है वो है क्या, हमारी अशिक्षित होना। जो हमारे यहाँ का जो समाज है वो क्या है, अशिक्षित है। दूसरा इसमें है अंधविश्वास। अंधविश्वास का मतलब हमारे यहाँ जो ये मानना जाता है कि परिवार में एक पुत्र का होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ क्या है, इसमें राष्ट्रीय भावना की कमी। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो राष्ट्रीय हित के मुकाबले क्या करते हैं, वो व्यक्तिगत हित को ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी कि राष्ट्रीय हित बाद में राष्ट्र के बारे में बाद में सोचते हैं और अपने बारे में पहले सोचते हैं। उसके साथ साथ जो परिवार नियोजन के लिए जो विशेष सुविधाएं हैं, जो सरल सुविधाएं हैं, वो सरल सुविधाएं और जो विशेष प्रकार की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो, समय पर नहीं उपलब्ध हो पाती। ये भी एक इसमें प्रमुख कारण है। अब बात करेंगे किसके बारे में, परिवार नियोजन की विधियाँ। देखिए जो परिवार नियोजन है, परिवार को जो नियोजित करने की जो विधि है उसे क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। तो इसकी जो परिवार को नियोजन करने की दो विधियां हैं, एक अस्थायी विधि, एक होती है अस्थायी विधि। अस्थायी क्या होती है और अस्थायी क्या होती है। देखिए अस्थायी विधि थी वो होती है जब आप कभी अपने यहाँ बच्चा चाहें तो आप चाह सकते हैं, और जब चाहें अपने यहाँ बच्चा नहीं चाहते तो ना हो, तो उसके लिए जो विधि अपनाई जाती है उन्हें बोलते हैं अस्थायी विधि। और जो अस्थायी विधि होती है, ये विधि होती है परमानेंट, यानी कि इन्हें अपनाने के बाद फिर आपके यहाँ कोई भी बच्चा जो है वो नहीं हो सकता। तो ये अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि में कुछ तो गोलियाँ आती हैं, बाज़ार में आजकल बहुत गोलियाँ उपलब्ध हैं। उन गोलियों को खाकर हम क्या कर सकते हैं, गर्भधारण से बच सकते हैं। उसके साथ साथ आत्मसंयम भी इसकी एक अस्थायी विधि है। आत्मसंयम यानी कि जिस समय जो मासिक धर्म से एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह का जो बाद का जो समय होता है वो सुरक्षित माना जाता है। तो उस समय जो है हमें क्या, जो लैंगिक संपर्क वो स्थापित कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एक इसमें विधि जो है वो है तीसरी, लूप। यानी कि जो स्त्रियाँ हैं वो लूप को अपनाकर क्या है, वो भी गर्भधारण से बच सकती हैं। उसके बाद जो अस्थायी विधि है, अस्थायी विधि इसमें पेपर में जो क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में यहाँ से आता है इसकी विधियाँ, वो या तो पूछता है 2 अस्थायी विधि बताइए परिवार नियोजन की, या पूछता है परिवार नियोजन की 2 अस्थायी विधि बताइए। तो दोनों में से कोई सी पूछ सकता है, अस्थायी भी और अस्थायी भी। तो जो अस्थायी विधि है वो है पुरुष नस्बंदी और महिला नस्बंदी। कौन सी, महिला नस्बंदी और पुरुष नस्बंदी, ये दोनों क्या है, हमारी अस्थायी विधि हैं। तो इसमें क्या होता है, जो महिला नस्बंदी है इसमें जो हमारी अंडनलिका है, यानी कि जो हमारी फैलोपियन, जो महिला की जो फैलोपियन ट्यूब है उस फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देते हैं, तो वो होता है महिला नस्बंदी। तो उसके बाद पुरुष नस्बंदी है। पुरुष नस्बंदी में क्या करते हैं, इसमें पुरुष की जो शुक्रजन नलिका है, पुरुष की जो शुक्रजन नलिका है उस शुक्रजन नलिका को काट कर बांध देते हैं, तो उसमें क्या होता है, पुरुष नस्बंदी हो जाती है। ये हमारी कैसी विधि है, अस्थायी विधि है। दोनों की दोनों, महिला नस्बंदी और पुरुष नस्बंदी। जो महिला नस्बंदी है उसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, और जो पुरुष नस्बंदी है उसे क्या बोलते हैं, उसे वैसेक्टोमी बोलते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसकी, जो स्त्री या माल जनन तंत्र, यानी कि जो एक स्त्री है, एक स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक अंडाशय, योनि और सहायक ग्रंथियाँ, ग्रीवा, इस प्रकार के जो अंग हैं ये क्या कहलाते हैं, ये सब मादा जनन तंत्र के भाग हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अंडाशय की। जो हमारी जो स्त्रियाँ होती हैं, स्त्री में क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है और वो उदर गुहा में कशेरुकदंड के दोनों ओर स्थित होता है। और जो प्रत्येक जो अंडाशय है वो एक झिल्ली के द्वारा किससे जुड़ा होता है, गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद बात करते हैं अंडवाहिनी की। एक जोड़ी अंडवाहिनी जो है, अंडवाहिनियाँ होती हैं, ये अंडवाहिनियाँ जो हैं लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और कुंडलित होती हैं। जहाँ से अंडवाहिनियाँ निकलती हैं उस भाग को बोलते हैं एम्पूला, यानी कि जहाँ से निकलेंगी वो भाग चौड़ा होता है। यहाँ से अंडवाहिनियाँ निकलती हैं हमारी, वो भाग चौड़ा होता है और उस भाग को बोलते हैं क्या, हम एम्पूला। उसके बाद बात करते हैं गर्भाशय की। जो महिलाओं में जो गर्भाशय होता है वो एक होता है, और उसके साथ साथ गर्भाशय एक पतली ग्रीवा के द्वारा जो है योनि मार्ग में खुलता है। उसके बाद योनि मार्ग है। योनि क्या है, जो योनि है वो एक अत्यधिक सिकुड़ने और फैलने वाली पेशीय नलिकाओं की संरचना है। इसमें ये क्या करती है, जो हमारे जो मासिक धर्म है या रजोधर्म है या ऋतुस्राव है उसके लिए एक मार्ग प्रदान करती है, और साथ ही साथ
जो पुरुष के जो बाह्य जननांग है उनको ग्रहण करती है। उसके बाद है सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि क्या होती है? जो महिलाएं होती है उसमें एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथि और एक जोड़ी क्या होती है? पेरिनियल ग्रंथि। एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथि होती है, एक जोड़ी पेरिनियल ग्रंथि होती है। जो बार्थोलिन ग्रंथि होती हैं ये योनि मार्ग को चिकना बनाती हैं और जो पेरिनियल ग्रंथि होती है इनसे एक विशेष प्रकार की गंध आती है। तो इस प्रकार हमने आज बात की किसके बारे में? सबसे पहले बीजांड की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में आपको बताया कि जो बीजांड है उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार होती है। उसके बाद जो परिवार नियोजन है और इसकी क्या आवश्यकता है, परिवार नियोजन के मार्ग में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, परिवार नियोजन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, अस्थायी विधि कौन सी है और अस्थायी विधि कौन सी है। उसके बाद हमने बात करी जो मादा जनन तंत्र है उसके बारे में। तो इस प्रकार से ये हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम जो नया टॉपिक है हमारा आनुवंशिकता वाला, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है।